बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। अदालत ने आज सुबह ही शाहिद खाकान अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। शाहिद खाकान अब्बासी के वकला ने वारंट मनसूखी की दरख्वास्त दी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा, वारंट मनसूखी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है? ऐसा ही है, आज सुबह जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक चेयरपर्सन ओगरा उज़मा अदल के, उनको अब मनसूख कर दिया गया है। वारंट मनसूखी की दरख्वास्त दायर की गई थी शाहिद खाकान अब्बासी के वकला की जानिब से एहतसाब अदालत में, जिस पर समाअत हुई है और उसे मंजूर कर लिया गया है। और साथ आज के रोज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दी गई, जिसको अब अदालत ने मंजूर कर लिया है। आज सुबह चूंकि ना शाहिद खाकान अब्बासी खुद पेश हुए थे, ना ही उनकी जानिब से कोई इस्तिस्ना की दरख्वास्त अदालत के सामने मौजूद थी, इसलिए उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, लेकिन अब उन्हें मनसूख कर दिया गया है। ठीक है, तफसील के लिए बहुत शुक्रिया सुहेल। और आपको बताएं, चेयरमैन नायब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया, जिसे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंजूर भी कर लिया। मुस्ताफी चेयरमैन ने अलविदाई खिताब में दिल की बातें खुलकर की। बोले, किसी के खिलाफ जाली केस नहीं बना सकता। रेफरेंस महज इसलिए वापस नहीं हो सकता कि मुल्जिम किसी का रिश्तेदार है। अरबों वाले बाहर हैं, एक एक प्लॉट वाले को कहा जाता है कि अंदर कर दें। समा ने 16 फरवरी को चेयरमैन नैब के इस्तीफे की खबर नशर की थी, जो सच साबित हुई। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। आफ्ताब सुल्तान से कौमी एहतसाब ब्यूरो की सरबराही महज 7 माह ही निभाई जा सकी। चेयरमैन नैब का अहम ओहदा 21 जुलाई 2022 को संभाला था, 21 फरवरी 2023 को छोड़ दिया। चंद रोज पहले इस्तीफा वजीर आजम को पेश किया था, जो आज बाज़ाब्ता मंजूर हो गया। अफसरान से अलविदाई खिताब में ओहदे की 3 साल मुद्दत पूरी न करने की वजह भी बता दी। आफ्ताब सुल्तान ने कहा, नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त है, ना जाली केस बना सकता था। जिंदगी कानून के मुताबिक गुजारी, उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया। नैब अफसरान को नसीहत की कि वो कानून पर चलें और डट कर आज़ादी से काम करें। जाते जाते मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबसरा भी कर गए। बोले कि सियासी अमल का जारी रहना और इंतखाबात जरूरी हैं। मौजूदा मुआशी और सियासी हालात का सबब आइन पर अमल न करना है। समा ने 16 फरवरी को खबर ब्रेक की थी कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान अपना इस्तीफा जल्द वजीर आजम को पेश कर सकते हैं। सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान किसी भी वक्त मुस्ताफी हो सकते हैं। वज़राए के मुताबिक उन्हें नैब सरबराह के इख्तियारात में कमी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे। वज़ीर आज़म ने इस्तीफा आफ्ताब सुल्तान के शदीद इसरार पर मंजूर किया, जबकि उनकी ईमानदारी और फ़र्ज शनासी को सराहा। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। अब से थोड़ी देर बाद वो नैब हेडक्वार्टर्स में नैब रावलपिंडी और नैब हेडक्वार्टर्स के जो अफसरान हैं यहाँ पर, उनसे वो खिताब भी करेंगे। ज़ेरे तफ्तीश थे, उसमें एक शहजाद अकबर, इमरान खान, मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ केस है। तोशाखाना की तहकीकात भी अभी जारी थी, लेकिन उनका अभी केस का मुस्तकबिल तय नहीं हुआ। चेयरमैन नैब के इस्तीफे से मुतालिक वज़ीर आज़म हाउस ने एलामिया जारी कर दिया है। समा ने 16 फरवरी को यह खबर पहले ही ब्रेक की थी कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफी होने पर गौर कर रहे हैं। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का मुस्ताफी होने पर गौर, ज़राए ऐसी खबरें दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत के हाई प्रोफाइल सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान किसी भी वक्त मुस्ताफी हो सकते हैं। वो सोच प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि वो अपने काम में मदाखलत नहीं होने देंगे जब तक वो चेयरमैन नैब हैं। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, चेयरमैन नैब का इस्तीफा घर का भेदी लंका ढाने के मुतरादिफ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इससे सबक लें। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, चेयरमैन नैब पर PTI से मुशावरत ना की गई तो अदालत से रुजू करेंगे। चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दिया, ये कह लें कि घर का भेदी लंका ढाए हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको सबक हासिल करना चाहिए चेयरमैन नैब से। उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो पहले लगाया जाए और चेयरमैन नैब उसके बाद उसकी कंसल्टेशन से लगाया जाए। राजा रियाज साहब से मुशावरत तो ऐसी है जैसे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने घर में बैठे हुए अपने खानसामे से मुशावरत कर लें। मुशावरत का मतलब है लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत, और वो होगा जो PTI का नामजद करता होगा। और बिल्कुल अगर ये नहीं करेंगे
और हम इसको रोकने के लिए अदालत से ले जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन के मुशावरती इजलास में कोई फैसला ना हो सका। एलामिये में कहा गया है कि आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। मजाज अथॉरिटी तारीख का ऐलान करे तो आइन और कानून के तहत 90 दिन में इलेक्शन कराने को तैयार रहते हैं। तफसीलात इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से इलेक्शन कमीशन में मुशावरती इजलास हुआ। सदर ममलकत की जानिब से भिजवाए गए खत और 9 अप्रैल को आम इंतखाबात करवाने की हदायत पर गौर किया गया। मुशावरती इजलास में कोई फैसला न हो सका। इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन का अलामिया भी जारी कर दिया गया। अलामिया में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन दबाव के बगैर आइन और कानून के मुताबिक फैसला करता रहा है और करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन हर वक्त आइन और कानून के तहत 90 दिन में इलेक्शन कराने को तैयार रहता है। आइन और कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। मजाज अथॉरिटी की तरफ से तारीख मिलने के बाद शेड्यूल देकर इलेक्शन कराने के पाबंद है। अलामिया में ये भी कहा गया है कि सदर पाकिस्तान की तरफ से तारीख मुकर्रर करने के बाद अटार्नी जनरल और दीगर कानूनी माहिरीन से मजीद रहनुमाई लेने का फैसला किया गया है। अटार्नी जनरल को 22 फरवरी के लिए दावत दी गई है। 2 आईनी माहिरीन का भी इंतखाब किया जा रहा है। और आपको खबर दें, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पुलिस की इजाफी नफरी से मशरूत निगरान हुकूमत ने सिक्योरिटी के लिए नफरी नाकाफी करार दे दी है। इस बारे में मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताएगा इलेक्शन के लिए कितने एहलकार दरकार हैं, क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में अमन और अमान के हवाले से जो ब्रीफिंग थी वो आज हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर आला हुकाम जो है वो उसमें शरीक थे। उसमें ये बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो मौजूदा 1 लाख तकरीबन 30,000 जो पुलिस नफरी है वो इंतखाबात के मरहले के लिए नाकाफी है और उसके लिए मजीद 56,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों की जरूरत है। इसी तरह जो सियासी लीडर है उनकी सिक्योरिटी के लिए 1500 फ्रंटियर फोर्स के जवानों को दरकार है। तो ये कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो आइंदा सूबाई इंतखाबात है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात है, उसमें सिक्योरिटी इंतजाम जो है एक बड़ी रुकावट नजर आ रहे हैं। और जब तक ये सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती या इसकी यकीन दहानी वफाक की जानिब से नहीं की जाती, उस वक्त तक यहाँ पर इंतखाबात का इनेकाद जो है वो नामुमकिन नजर आ रहा है। वो नामुमकिन नजर आ रहा है। अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। इजलास आज शाम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। चेयरमैन नैब का इस्तीफा और सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन से मुताल्लिक़ गौर किया जाएगा। इजलास में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत करेगी। आइनी और कानूनी पहलुओं और ऑप्शंस का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। और आपको बताएं, पीटीआई का कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की फौरी तब्दीली का मुतालबा। चीफ व्हिप पीटीआई मलिक आमिर डोगर ने स्पीकर कौमी असम्बली को मुरासला भिजवा दिया। कहा, अदालत ने पीटीआई अरकान को डी नोटिफाई करने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। स्पीकर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तब्दीली के अमल का फौरी आगाज़ करें। मजीद जानेंगे टिका खान सानी से। जी टिका खान, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली को जो आज मुरासला भिजवाया गया है, इसमें 2 तरह के मुतालबात किए गए हैं। एक तो कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की फौरी तब्दीली का मुतालबा किया गया है। इसमें 20 फरवरी के लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे का भी रेफरेंस दिया गया है, जिसमें तमाम अरकान को डी नोटिफाई करने के फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है। इस हवाले से साथ ही कहा गया है कि चूंकि ऐवान में एक अक्सरियत जो है वो अब तहरीक इंसाफ की है और बड़ी जमात है अपोजिशन की, इस हवाले से फौरी तौर पर उनका इस्तेहकाक है कि वो अपोजिशन लीडर बनाए और इसकी नामजदगी के हवाले से जो अमल है वो शुरू कर दिया जाए। स्पीकर जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है उसकी नामजदगी के लिए स्पीकर को कहा गया है कि वो अमल शुरू कर दें। और ठीक है, आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका टिका खान सानी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, इलेक्शन की तारीख देकर सदर ने अपना हक अदा कर दिया। अगर मुल्क में इलेक्शन ना हुए तो खाना जंगी होगी। कल से इमरान खान की जेल भरो तहरीक शुरू होगी। सदर आरफ अलवी ने कमाल कर दिया, अपना हक अदा कर दिया है
اور الیکشن آئینی ہے، قانونی ہے۔ عارف الوی نے تاریخ بھی 9 اپریل رکھی ہے۔ جس رات کو عمران خان کی حکومت پہ شب خون مارا گیا، مریم کہتی ہیں ہماری حکومت نہیں ہے۔ پھر جرت کرو بتاؤ کس کی حکومت ہے، کون تمہیں لے کر آیا اور کس طریقے سے رات کے اندھیرے میں آئے ہو۔ جیل بھرو تحریک بھی چل رہی ہے۔ 23 کو میرا مری میں کیس ہے، اگر کہیں تو میں 22 کو ہی گرفتاری دینے کے لیے لاہور سے تیار ہوں، پنڈی سے تیار ہوں۔ اور معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا ہے کہ عمران خان نے گزشتہ روز لاہور میں سب کچھ منظم منصوبہ بندی کے تحت کیا۔ گرفتاری کا سن کر عمران خان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ عدلیہ کے کندھے پر رکھ کر سیاست کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے درخواست ضمانت پر جعلی دستخط کرنے پر اظہر صدیق ایڈوکیٹ کا لائسنس معطل کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ عطا تارڑ نے پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ افضل صاحی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ کل جو ہوا ایک منظم پلان بنایا گیا کہ جب بندے اکٹھے ہوں گے تب جاؤں گا۔ اتنا سا دل ہے اس عمران احمد نیازی کا، اور یہ گرفتاری سے اتنا ڈرتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، یہ چیخیں مارتا ہے، یہ روتا ہے۔ ملزم ہے، آپ کوئی ورلڈ کپ تو نہیں لینے جا رہے، صرف سٹیج کی، مائک کی اور بینرز کی کمی تھی، باقی پورا جلسہ تھا۔ وہ دستخط آپ کے نہیں تھے، وہ دستخط کیے جناب اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کا مس کانڈکٹ پہ لائسنس معطل کیا جائے۔ سیاسی جماعت کو پہلا سوال میرا اس نومولود وزیر سے، جب آپ کا بائی الیکشن تھا ہمیں میسیج نہیں بھجوائے کہ نون لیگ آپ پہ ہاتھ ہولا رکھے؟ شیخ رشید نے اتنی پارٹیاں تبدیل نہیں کی اور فواد چودھری نے جتنی آپ کے والد نے کی ہیں۔ پورا جہان جانتا ہے تحریک انصاف میں آپ کو مرشد کیوں کہا جاتا تھا۔ اس وقت قمر زمان کھارا لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ صدر ان کے فیصلوں پہ مہر لگاتے ہیں، اس کو نوٹیفائی کرتے ہیں۔ صدر کا اپنا کوئی ایڈمنسٹریٹو اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح گورنرز جو ہیں ان کا صوبوں کے اندر ہے، وہ آئینی عہدیدار ہیں۔ گورنر صاحب جو صوبائی حکومت فیصلہ کرے گی، یعنی کابینہ اور چیف منسٹر، اس کو نوٹیفائی کریں گے۔ یہ جو روز کہا جاتا ہے کہ گورنر ڈیٹ دیں گے، گورنر ڈیٹ دیں گے، ڈیٹ وہ دیں گے لیکن صوبائی حکومت کی ایڈوائز پہ، لیکن ڈیٹ بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن دے گا۔ کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ صوبائی اور مرکزی حکومت کا کام ریسپیکٹیولی جب جہاں جہاں الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے اندر ان کی بنیادی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو عملہ فراہم کرنا ہے، ان کو لاجسٹکس فراہم کرنے ہیں۔ ان کو صوبائی حکومتیں اپنا کام کریں گی، اور اگر وہ مرکزی ادارے ہوں وفاقی حکومت کے تو پھر وفاقی حکومت کو فیصلہ کرے گی، اور وہ فیصلہ صدر کے ذریعے ان تک جائے گا۔ یہ ایک سکیم ہے۔ اب اس کے اوپر یہ جس قانون کا سہارا لیا جا رہا ہے، اس قانون میں بھی صرف یہی لکھا ہے کہ صدر پاکستان عام انتخابات کا اعلان کریں گے، اس کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بڑا بحث ہے اس وقت کہ آئین کہتا ہے 90 روز میں انتخاب ہونے چاہیے اور گورنر نے ڈیٹ دینی ہے، ایسا ہی ہے، آئین یہ کہتا ہے۔ لیکن آئین کی جو کلازز ہوتی ہے اور قانون کے جو طالب علم ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور آپ کیونکہ روز رپورٹ کرتے ہیں چیزوں کو، عدالتوں میں بھی کئی کلازز کو یا قانونوں کو انڈیپینڈنٹلی پڑھا جاتا ہے، اور بعض اوقات ان کو دوسرے قانون یا شکوں کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، ان کی انٹرپریٹیشن تب بنتی ہے۔ آئین کا ایک تقاضا یہ ہے کہ 90 روز میں انتخاب ہونے چاہیے۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ انتخابات میں دھاندلی ہوا کرتی تھی، مینجڈ ہوتے تھے، اخراجات بہت ہوتے تھے، تو 18ویں ترمیم میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اب ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوا کرے گی۔ جو بھی حکومت ہوگی، اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد وہ حکومت فارغ ہو جائے گی اور ایک نئی حکومت تشکیل دی جائے گی، اور وہ حکومت بھی طے کر دیا گیا، اس میں بھی گورنر یا صدر کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، بلکہ وہ حکومت بھی وزیر اعلیٰ یعنی لیڈر آف دا ہاؤس ان دا پروونس اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن، مرکز میں ہے تو وزیر اعظم یعنی لیڈر آف دا ہاؤس ان نیشنل اسمبلی اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن، وہ مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے۔ اگر وہ فیصلے میں نہیں پہنچ سکے تو پارلیمانی کمیٹی، اور وہ بھی نہیں تو پھر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا، جس طرح پنجاب میں یہ ہوا۔ کے پی کے میں فیصلہ ہو گیا مشاورت سے، یا نہیں ہوا تو الیکشن کمیشن نے کر دیا، اس میں بھی کوئی رول نہیں ہے۔ اسمبلی ڈیزالو کرنے میں کوئی رول نہیں ہے، وہ سول اختیار چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کا ہے۔
تو صدر صاحب نے جو اختیار استعمال کیا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. لہٰذا ایسے فیصلے، ایسے حکم بھلے عدالتیں دیں یا کوئی آفس دے جو امپلیمنٹیبل نہ ہوں، ان کا مقدر پھر ردی کی ٹوکری ہوا کرتا ہے. ایسا بہت دفعہ فیصلوں کی صورت میں بھی ہو گیا کہ وہ عمل درآمد نہ ہو سکے. اور یہ افسوسناک کی بات ہے کہ صدر کا فیصلہ یا صدر کو یہ اپنا اختیار استعمال کر ناجائز کر رہا ہے استعمال، اور وہ عمل درآمد نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے لیے کوئی اچھی مثال نہیں. پہلے ہی مثالیں آلریڈی ساری خراب ہو چکی ہیں، یہ بھی انتہائی خراب مثال ہے. اب رہی بات کہ یہ بھی ایک ایشو ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تشکیل دی جائے گی. اب اگر 3 مہینے کے اندر یہ الیکشنز ہو جانے ہیں، جو تقاضا ہے وہ الیکشن ہو جاتے ہیں، تو 2 صوبوں میں حکومتیں بن جائیں گی. اس سے اگلے 3 مہینوں کے بعد، 4 مہینوں کے بعد یا اس سے بھی شاید قبل پاکستان میں قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے. 2 صوبوں میں صوبائی انتخابات ہوں گے. تو جن صوبوں میں مرکزی انتخابات ہوں گے، یہی 2 صوبے جہاں نئی حکومتیں تشکیل پا جائیں گی 5 سال کے لیے، وہاں پہ الیکٹڈ حکومتیں ہوں گی، جس کی بھی ہوں گی الیکٹڈ حکومتیں ہوں گی. ان حکومتوں کی موجودگی میں آئین کی وہ شک کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹیں کیونکہ آزادانہ انتخاب کرائے جائیں، اس کے لیے آئین میں لکھا ہوا ہے. یہ بھی آئین کی کلاز ہے. اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے یا تو پھر پارلیمان اپنا فیصلہ دے گی، اس کے اوپر اس کے کو امینڈمنٹ دے گی. ایک نئی صورتحال آئی ہے. آئین کے فریمرز نے یا آئین میں ترمیم کرنے والوں نے جب ترمیم کی تھی تو یہ شاید خیال نہیں تھا، یا یہ اس وقت نہیں ذہن میں آیا کہ اس طرح ہوگا. یہ ایک طرح کا آئین کی روح ہے، آئین کی اصل ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے تحت ہوں گے تاکہ وہ شفاف انتخاب ہو سکے. اور یہ اب دیکھنا پڑے گا. اگر پارلیمان اس پہ فیصلہ کر دیتی ہے تو پارلیمان تو ابھی اس وقت 2/3 میجورٹی والی کیفیت میں نہیں ہے، اور اگر ادروائز ہوتا ہے تو پھر ان تقاضوں کو کہ کیسے آگے بڑھا جائے، پھر کوئی عدالتی عمل ہو سکتا ہے یا کوئی حکومت فیصلہ دے گی. لیکن اس کے لیے فائنلٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن با اختیار ادارہ ہے، وہ آئینی ادارہ ہے. اس نے الیکشن کرانا ہے، اس نے آئین کے تقاضوں کے تحت چلنا ہے، اور اس کے تحت الیکشن کمیشن کو باقی تمام ریاستی اداروں نے اسسٹ کرنا ہے. اگر کسی جگہ اسسٹنس میں پرابلم ہے یا آئین کی روح کے تحت چلنے پہ پرابلم ہے تو پھر وہ وے فارورڈ کریں گے. اس کے لیے بھی اگر آئینی تقاضوں کے تحت کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کے لیے ایڈریس کرنے کا فورم صدر نہیں ہے، گورنر نہیں ہے، حکومتیں نہیں ہیں، وہ الیکشن کمیشن ہے یا پھر عدالتیں. یہ جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا، اور کل سے اس پہ مباحثہ جاری ہے، میں بھی رات کو سن رہا تھا، اس پہ بحث میں حصہ بھی لیا. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم صرف چند چیزوں کو دیکھ کے آئسولیشن میں، بہت سارے دوست کل ہمیں یہ پڑھا رہے تھے یا بول رہے تھے چینلز پہ کہ آئین یہ کہتا ہے. آئین کی ایک شق آپ پڑھ رہے ہیں، آئین کی دوسری شق بھی ساتھ ملا کے پڑھیے تو پھر اس معاملہ سمجھ آئے گا. اس کے ساتھ تیسری بھی پڑھنی پڑے گی. اسی طرح کل دوسرا جو ایشو ہوا، کل جو ڈرامے کا ڈراپ سین ہوا، وہ 5 روز سے جاری تھا. پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے ہم سب دائی ہیں، آپ بھی کوشش میں ہیں، ہم بھی کوشش میں ہیں، سیاسی جماعتیں بھی، باقی ہمارے ادارے بھی، اور عدلیہ بھی روز ہمیں اپنے فیصلوں کے ذریعے یہ حکم دیتی ہے اور درست حکم دیتی ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے، قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے، قانون ایک نظر میں سب کو دیکھتا ہے. اور یہی فیصلہ، یہی تقاضا عمران خان صاحب بھی کیا کرتے تھے جب وہ حکومت میں تھے. ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ 2 قانون نہیں ہونے چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے. عدالتیں بھی یہی کہتی ہیں ہمیں کہ جی آپ کیوں، کئی فیصلوں میں ہمارے ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے اس کے اوپر عدالتیں اپنی ججمنٹس دیتی ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ پہ یہ مس کنڈکٹ کیا ہے، یا آپ نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، یا آپ نے انصاف نہیں کیا، کیونکہ ایک بندے کے ساتھ آپ نے کچھ کیا، دوسرے کے ساتھ کچھ کیا. تو کل جو ڈرامہ ڈراپ سین کی صورت میں کل ہوا لاہور ہائی کورٹ میں، کوئی رات 7:30 بجے، وہ اتنے بجے تھا رات کو 7:45 بجے. اب ذرا غور کیجئے، ایک ملزم ہے جس کی ضمانت، میرٹ آف دا کیس مجھے نہیں پتا، اس کو ایک سائڈ پہ رکھیے، اس کی عدالت
ज़मानत मनसूख कर देती है। वो ज़ख्म कैसे हैं, लोगों की तो टांगें कटी हो तो 5 महीने में ठीक हो जाती हैं। वो छर्रे जो लगे थे उससे अल्लाह ताला ने महफूज रखा, खान साहब को आइंदा भी महफूज रहे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हड्डी महफूज रही। ऐसा कोई ज़ख्म नहीं है, और वो भी इतने सेहतमंद बंदे को, वो तो खैर माशाल्लाह सुपर फिट है, वो कहते हैं तो 2-2 घंटे एक्सरसाइजेस भी करते हैं, तो ऐसा तो कोई ज़ख्म नहीं होता जो इतने दिनों ना भरे। लेकिन इसके बावजूद ये अलग बात है कि वो ज़ख्म लगने के हफ्ते 10 दिन के बाद रावलपिंडी जाके जलसे में ट्रक पे चढ़ के जलसा कर सकते हैं, अदालत में जाना मुश्किल। 5 दिन तक उनकी बेल कैंसिल होती है, उन्होंने हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दी है। ये कमाल है। इस मुल्क में आम लोग ज़मानत की दरख्वास्त देते हैं, अदालत बहुत बोझ होता है ना, अदालत के अंदर बेशुमार केसेस लगे होते हैं, और अदालत कहती है जी कि हमारे पास वक्त नहीं है, और ये दुरुस्त होता है कि वक्त नहीं होता क्योंकि बेशुमार केसेस लगे होते हैं। 1 मिनट मुल्ज़म लेट होता है, फाइल परे फेंक दी जाती है, बेल रिजेक्टेड। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। कभी कोई वकील साहब अगर लेट हो जाते हैं, अदालत मेहरबानी करती है तो थोड़ा बहुत टाइम दे देते हैं, लेकिन थोड़ा सा। और ये वो केस है जिसमें आपने प्रिवेंटिव बेल लेनी है, राहदारी लेनी है, और उसके लिए 5 दिन तक इंतज़ार किया जाता है। वो जो डेट पे डेट वाली बात है, सुबह भी अदालत लगती है, दोपहर को भी लगती है, शाम को भी लगती है। जो अदालत ने मुनासिब समझा कर लिया, चले, अदालत की अपनी दानिस्त है, उस पर क्या बात की जाए। लेकिन क्या ये अब इस मुल्क में तय हो गया कि अब जो भी मुल्ज़िम किसी अदालत के अंदर लेट होगा उसे भी कम अज़ कम इतना, इससे ज़्यादा अगर नहीं, अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, अगर अदालतें लोगों से, हुकूमत से, बाकी लोगों से तवक्को करती हैं और उनको हुक्म देती हैं कि हम रूल ऑफ लॉ पे अमल करें, कानून की नज़र में सब बराबर हो जाएं, अगर ये दुरुस्त है, जो कि है, और अदालतें कहती हैं और ठीक कहती हैं, तो फिर अदालतों को ये करना होगा। अब ये नई नज़ीर जो बनी है इसमें, यानी ये भी कभी हुआ है कि अदालत मुंतज़िर है कि एक बंदा, वो कोई भी है, ABCD जो भी है, कमर ज़मान होगा, कोई और होगा, वो बंदा बेसिकली तो मफरूर है, ये उसकी ज़मानत थी, वो मनसूख हो गई, अब वो अदालत में पेश नहीं होता, तो टिल देन। सदर ने आइन तोड़ा और आइन से खिलवाड़ किया। आइन कहता है 90 रोज़ में इलेक्शन हो। कमर ज़मान कारा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वेलकम बैक टू नाज़रीन। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें PTI जेल भरो तहरीक के तनाजुर में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। कमर, बताइएगा इजलास में क्या अहम फैसले किए गए हैं? जी, अमन अमान के हवाले से ये जो इजलास था, इसमें सेक्रेटरी दाखिला समेत पंजाब, सिंध, KP और इस्लामाबाद के IGs जो थे वो भी मौजूद थे। और जो इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जेल भरो तहरीक के तनाजुर में ही तमाम ब्रीफिंग जो थी वो ली गई थी तमाम IGs जो हैं उनसे, और इसमें होम सेक्रेटरीज और कमिश्नर जो थे उन्होंने भी अपना इनपुट दिया था। और इसमें यही चीजें सामने आई थी जिसको राना सनाउल्लाह की जानब से ये कहा गया कि जेल भरो तहरीक के मकासद एक ड्रामा रचाना है और मीडिया की तवज्जो हासिल करना है। कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कमर। PTM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने सदर आरिफ अलवी और इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पार्लियामेंट आइन शिकनी करने वालों का हाथ रोके। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, इमरान खान या सदर आरिफ अलवी ने नहीं। सदर ने इंतखाबात की तारीख का हुक्मनामा नहीं, सिलेक्शन नामा जारी किया जिसे मुस्तरद करते हैं। ये मुल्क में 1 पार्टी रूल और फिर पाकिस्तान को 1 यूनिट बनाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की अदालतों में शहाना पेशियां निज़ाम अदल का मुंह चढ़ा रही हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और इमरान खान के साथ अदालती रवैये मुल्क में राइज 2 पाकिस्तान 2 निज़ाम का सबूत है।